देखो बच्चों, लाइव स्टूडेंट्स एंड फेस टू फेस स्टूडेंट्स, सभी बच्चे थोड़े से ध्यान से चीज़ों को समझे। हम जैसे कि बात कर रहे थे, हमने कहा था कंपनी लॉ हमारे यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाता है और कंपनी लॉ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर करियर, नॉट इवन इन स्टूडेंट बट इन अ प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। एंड यहाँ पर जो मेन आपका सब्जेक्ट होगा कंपनी लॉ का, उसी से कनेक्टेड आपके बहुत सारे पेपर्स रहेंगे, यहाँ नहीं प्रोफेशनल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। अब मुद्दा उठता है, हम यहाँ पे एक बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है ना, वो ये कह रही है सीधा सीधा कि आपको कंपनी एक्ट पढ़ना है, आपको रूल्स पढ़ने हैं, आपको रेगुलेशंस पढ़ने हैं, आपको नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, आपको सर्कुलर्स पढ़ने हैं और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। हमने कहा हमें इन सब का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब हमें मीनिंग क्लियर होगा तभी तो हम इन्हें समझ पाएंगे कि ये क्या है। तो इसमें हमने सबसे पहली शुरुआत जो आज करी है, हमने कहा कंपनी एक्ट तो होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ है, पास हुआ है। रूल्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। रेगुलेशंस होते हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज बनाती है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब है जैसे कि सेबी है, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, तो उनके अपने रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन आज का जो चर्चा का विषय हमारा सबसे पहला है वो है हमारा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। हम इसे समझना चाहते हैं कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या होते हैं और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्यों होते हैं। तो जरा समझते हैं ध्यान से। और आपके यहाँ पे जो टोटल 3 पार्ट है ना, इसमें से तीसरा पार्ट जो 10 नंबर का आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। और यहाँ एक आपका चैप्टर है जिसका नाम है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बोला मैंने? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि आपको पढ़ना है। अब मुद्दा नंबर 1 यहाँ पे सबसे पहले ये उठता है कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अब मैं तो आपको यही, अच्छा कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है 10वीं फेल सीधा CSI एग्जीक्यूटिव करे, ऐसे वाले तो नहीं है, सब पास पास हो गया है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी बच्चों ने जरूर से जरूर सुना होगा, क्या आप सभी बच्चों ने सुना होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सुने? इसी तरीके से होते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। अब ये 2 शब्दों को मिला के बना क्या क्या, वन इज अ सेक्रेटेरियल, सेकेंड वन इज अ स्टैंडर्ड। इट मीन्स जो हमारे देश के अंदर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस होती हैं उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। अब मुद्दा नंबर 1 ये है कि ये कौन बनाता है, किसके द्वारा? तो इनका और हमारा गहरा रिश्ता है, इनका और हमारा क्या है, गहरा रिश्ता है। ICSI, क्या बोला मैंने? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब मुद्दा ये उठता है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स की क्या जरूरत पड़ी। तो मैं जरूरत आपको समझा रही हूँ, जरूरत समझा रही हूँ, और ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट हमने कहा जी, ये जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो यहाँ इन्होंने मीनिंग बताया कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का मतलब है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का मतलब है ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो इशू किए हैं, किसने? ICSI। किसने इशू किए हैं? ICSI। ICSI बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब मैं 2 बातें बोलूंगी और यही एक खास बात है कि हमें डीप में पढ़ना होता है। इंस्टीट्यूट ने इशू करे, किसने? ICSI। किसने इशू करे? ये समझ में आया किसने इशू किए। अब मुद्दा ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, जरूरत क्या पड़ी? जरूरत ये पड़ी, हमने कहा जी नॉर्मल तरीके से मैं लेके चल रही हूँ, वैसे जब आप पढ़ोगे सेकंड पार्ट कंपनी लॉ का तो उसमें जनरल मीटिंग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए अभी कुछ नहीं पढ़ा है, जस्ट अभी स्टार्ट किया विंसी, जस्ट अभी, ठीक है, यहीं से स्टार्ट किया, आप ये मान के चलते हैं, कुछ नहीं निकला है आपका, ठीक है। तो जरा सुनिए ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रही थी कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी को साल में एक बार एक मीटिंग करनी होती है जिसको बोलते हैं AGM। सुना है आपने? सुना है? AGM बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग। फिर से बताइए क्या बोला? एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग किसके लिए की जाती है? शेयर होल्डर्स के लिए। उनको बुलाया जाता है, आ जाइए, चलो बुलावा, हाँ चलो बुलावा, कंपनी ने, और बुलावा कैसे जाता है? चिट्ठी से, हाँ, नोटिस जिसे बोलते हैं, लॉ की लैंग्वेज में हम नोटिस बोल सकते हैं, आम भाषा में चिट्ठी बोल सकते हैं। चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। अब उस चिट्ठी के अंदर, उस नोटिस के अंदर एक बात डिफाइन होगी कि मीटिंग कहाँ होगी, मीटिंग कब होगी, मीटिंग कैसे होगी, किस जगह होगी, किस समय होगी, ये सारी चीज, मतलब डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड इन नोटिस। यस और नो? अब भैया वो मीटिंग क्यों हो रही है, जरा बताना, बताओ ना, क्यों मीटिंग की जा रही है? मीटिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि ए भैया तूने क्या कमाया, किससे? कंपनी से पूछा जा रहा है, तूने क्या कमाया, क्या गवाया, क्या बचाया, हिसाब दो।
समझो जरा, चीजें समझो, क्या बोल रही हूं मैं। क्या कमाया, क्या गवाया और क्या बचाया, उसका क्या दीजिए, हिसाब दीजिए, हिसाब। अब आज हिसाब देने का टाइम है। सोचो जरा, जब कभी आपसे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और आपके पापा या मम्मी बोलते हैं हिसाब देना, तो अब दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, ये सुन नो, आप कोशिश करते हो भूल जाए, रात गई, बात गई, इस रात की सुबह नहीं, ये सुन नो, पूरी कोशिश आपकी तरफ से होती है जब आप खा जाते हो पैसे, है ना। जब आपके पास हिसाब होता है और पूछते पापा पैसे दे, ये ले, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो पैसे, फालतू मेरे पीछे पड़े रहते हो, ये सुन नो। लेकिन जब आपके पास हिसाब नहीं होता, फिर तो आप क्या बोलते हो, कल, परसों, परसों, दिस दैट, भगवान बस बचा ले, यस और नो, यही होता है ना। तो इट मीन्स बिल्कुल इसी तरीके से कंपनी चाहती है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। क्या बोला मैंने, सांप भी मरे, समझने वाले समझ गए, समझ समझ के ना समझे वो ना समझ कहलाए। ना तो पढ़ने में ध्यान है, ना तुम्हें शेर और शायरी आती है, ना तुम्हें कोटेशंस ही याद है, बिल्कुल सीधे बच्चे, एकदम प्लेन पेपर की तरह। अब बताओ जरा, मैंने एक बात बोली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं, दिमाग लगाइए। घपला नहीं है, वो चाह रहे नोटिस भी जाए, लॉ की रिक्वायर, क्योंकि नोटिस तो भेजना पड़ेगा। मैम क्यों नहीं भेजे, ये 101 पड़ा है गले में कंपनी लॉ का, कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 101 है, पता है क्या कहता है, नोटिस देना पड़ेगा, कि नहीं दिया तो पेनल्टी लगेगी, कि अगर मीटिंग ही ना करे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, 5,000 रुपये रोज की फाइन है, ज्यादा नहीं है, बस 1 महीने का 1.5 लाख रुपए, 2 महीने का 3 लाख। समझ में आ रही है बात। तो मीटिंग तो करनी पड़ेगी और नोटिस भी देना पड़ेगा। अब सुनिए जरा, नोटिस हमने क्या कहा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यस, दिल्ली, मुंबई, आगरा लाइव स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या मैं आपको दिखाई दे रही हूं सही सी, ठीक है। अब सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, हमने कहा जी जनरल मीटिंग करेंगे, नोटिस भी देंगे। नोटिस में अब मैंने बोला क्या क्या मेंशन होता है, डे, डेट, टाइम, वेन्यू। अब मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे जो दिल्ली के रहने वाले हैं, कोई ऐसे तो नहीं लंदन वंडन से आया, कभी दिल्ली में लाइक फर्स्ट टाइम विजिट इन दिल्ली, ऐसे तो नहीं है। अच्छा, दिल्ली में एक बेहद खूबसूरत जगह है जो दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, वो है गाजीपुर का कूड़े का ढेर। अब मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। अब वो देखिए प्रोविजन में क्या लिखा है, प्रोविजन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको नोटिस के अंदर डे, डेट, टाइम और वेन्यू बताना पड़ेगा। अब वेन्यू बता दिया जी गाजीपुर, और मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज करी, मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज करी जरा सुनिए। दिल्ली से आगे चल के एक जगह आती है गाजीपुर, गाजीपुर में एक कूड़े का ढेर है, कूड़े के ढेर के पार करके एक पुल है, एक पुल को पार करके साइड में नोएडा की तरफ जाके एक कल्लू चाय वाले की दुकान है, उसके पीछे जाके ग्राउंड है, ग्राउंड के पीछे जाके एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल है। समझ में आ गया। अब सुनो जरा ध्यान से, चिंटू भाई साहब को कंपनी के मेंबर थे, चिंटू भाई साहब ने कहा चलो बुलावा आया है, और कंपनी ने, चिंटू खुद तो चलाई, साथ में छोटे बच्चे भी ले लिए, एक चिंटी एक पिंटी, दोनों चिंटी और पिंटी स्कूटर पे बैठ गई, चिंटू साहब स्कूटर लेके चल दिए। और मीटिंग कहाँ है आप समझ गए, प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया, बस ये बता दिए दिस 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 जगह दिखा दी, उसमें कोई आपको रोड मैप तो दिया नहीं। घर से निकले सुबह ही बिना खाए पिए, क्यों निकले बिना खाए पिए, कंपनी की जनरल मीटिंग में जा रहे हैं यार, खाने को मिलेगा और पीने को भी मिलेगा, पानी, ठीक है। तो इट मीन सब चल दिए चल दिए चल दिए, बीच में जाके जब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, तो आगे क्या हुआ कि वहां पे कुछ पीछे पड़ गए, क्या, कुत्ते। अब पीछे बढ़े तो स्कूटर भगा दिया, स्कूटर भगाया 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 भगाया, पिंटी गिर गई नीचे और चिंटी बैठी है पीछे, पापा रुको, कि क्या हुआ, कि पिंटी रह गई, कि रह जाने दे, आते हुए लेंगे, ठीक है। अब पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, भाई सब एक जगह ऐसी आई कि ऐसे गड्ढे थे कि पिंटी के पापा नीचे और स्कूटर ऊपर, और वापस लौट चले, आवतन लौट चले, वापस आए तीनों जने, रास्ते में चलते हुए पिंटी भी वापस ले ली, पुल पे पड़ी थी बेचारी उल्टी, अब वापस ले ली, तीनों वापस आ रहे। मम्मी पूछी मीटिंग कैसी हुई, वेल डन वेल डन।
लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची तो भैया। कंपनी एक्ट का सेक्शन 101 जहां खत्म होता है ना, वहां से शुरू होता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। अब सुनिए जरा, क्योंकि नोटिस के अंदर कंपनी एक्ट के तहत ये तो बात डिफाइन थी कि डे, डेट, टाइम, वेन्यू होना चाहिए, बट उसमें एक बात नहीं लिखी थी भाई और बहनों कि रूट मैप भी होना चाहिए। क्या बोला मैंने? रूट मैप भी होना चाहिए। उसके अंदर रूट मैप डिफाइन नहीं था। ये बात बोली सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ने कि रूट मैप भी होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इट मींस जब भी कभी कोई मीटिंग होगी, या तो बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग, फिर से सुनिए क्या बोल रही हूं मैं, चाहे जनरल मीटिंग हो या फिर आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स दिए हुए SS1, SS2, उनका क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू होती है। मुद्दा उठता है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय ICSI। सुनिए ध्यान से, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय कंपनी पे क्यों लागू होंगे? कंपनी लॉ के अंदर ये कैसे आए? कंपनी एक्ट में कहां से आए? इनको कहां से एंट्री दी? भैया तुमने ICSI ने इशू किए हैं। एक्ट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। तुम किसी के घर में एंट्री कैसे ले सकते हो? कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल क्या होता है? कंपनी एक्ट। यस और नो? तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन हम क्यों करें? देखिए, क्या तो आपकी बुक में है, लेकिन क्यों, ये आपको जरूर समझना पड़ेगा। क्या है इट्स ओके, लेकिन साथ में क्यों है। क्या क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? इन्होंने कहा एक्सपर्ट होना है, हमने कहा जी होंगे। कि किस में एक्सपर्ट होना है? कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में। हमने कहा बिल्कुल होंगे, लेकिन क्या फायदा, ये कहां से आए? इट इज इशूड बाय द ICSI। कंपनी एक्ट अलग है, ICSI के नियम अलग है। कंपनी क्यों पालन करे, इसका क्या कारण है, क्या वजह है, कहां परमिशन दिया है? तो जरा देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, एक पॉइंट आप देखिए। देखिए बच्चों, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, जरा समझिए इसको। ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है जी मुझे कुछ कहना है। ये सेक्शन पहले समझिए, सेक्शन नंबर 118 है। जब भी कोई कानून की पढ़ाई जाती है तो खुद से ना कुछ ऐड किया जाता है और ना ही कुछ डिलीट किया जाता है। वॉट एवर इज द मेंशन इन द लॉ, सिर्फ हमें वही बताना होता है, उसी के हिसाब से चलना होता है। बस अंतर इतना है कि कोचिंग क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो हम आपको एक रीजनिंग देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, वो सब कुछ लिखा है, लेकिन उन चीजों को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आपके सामने, सभी के सामने एक प्रश्न रखा। मैंने कहा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय ICSI, एंड हम जब कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनी एक्ट के अंदर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का क्या रोल है और वो कहां से आए और कैसे आए, क्या उनको कोई मान्यता दी गई, क्या उनको परमिशन दी गई। तो ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 118 एंड सबसेक्शन 10। और आज की वो क्लास होगी जिसमें आप सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, इन सब की नॉलेज भी आप लोगे, क्योंकि जब तक मैं बच्चों का बेस क्लियर नहीं करती मैं नहीं पढ़ा सकती आगे। बेसिक जब क्लियर होगा तभी मैं आपको एडवांस लेवल पे ले जा सकती हूँ। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है जरा बताना? सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 और सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 स्क्रीन पे आपके सामने है। उन्होंने एक बात बोल दी और बात ही बात में कुछ बड़ी बात बोल दी। क्या बात बोली जरा सुनिए। इन्होंने कहा एवरी कंपनी, हमने तो शब्द पकड़ लिया, हमने कहा एवरी कंपनी कि जी हां एवरी कंपनी बोले तो कौन सी कंपनी? बोला सब कंपनी, मतलब एवरी कंपनी इज इटसेल्फ कवर OPC, अ प्राइवेट कंपनी, अ पब्लिक कंपनी, अ होल्डिंग कंपनी, अ सब्सिडी कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनी, अ डोरमेंट कंपनी, वॉट एवर बी द एवरी कंपनी इज कवर्ड हियर। यस और नो? तो पहले शब्द का मीनिंग क्लियर हो गया, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। शैल, मैंने कहा यहां पे लॉ में एक एक शब्द आपके लिए जरूरी है, कहीं में होगा तो कहीं शैल होगा। अब बताइए क्या सेक्शन का जो सबसेक्शन है
वो रिलैक्सेशन दे रहा है या स्ट्रिक्ट कर रहा है? जल्दी, आपके सामने स्क्रीन पे है, स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये दो शब्द हमने जोड़ के पढ़े, हमने कहा एवरी कंपनी और साथ में बोला शैल। शैल मतलब क्या हुआ? कंपल्सरी, करना ही करना है। ऑब्जर्व, वर्ड क्या यूज किया गया? ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करने हैं? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। क्या ऑब्जर्व करने हैं? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। हमने कहा जी कहां पर? कि विद रेस्पेक्ट टू जनरल, नॉट ओनली जनरल बट आगे क्या बोला? बोर्ड मीटिंग्स स्पेसिफाइड बाय द ICSI, जो किसने स्पेसिफाई किए? एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो पहले दिन पहली क्लास में पढ़ा दिया क्या? सेक्शन नंबर 118, लेकिन पढ़ाया नहीं है, मैंने बस कनेक्ट किया है। क्या किया है आपको? कनेक्ट किया है। वापस आओ, चलो वापस आओ लौट के। अब थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया अब समझ में आया। ओहो माय गॉड, अच्छा अच्छा, सेक्टरल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू द बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग, यस और नो? Sectoral standards are the standards which are issued by ICSI and it is to be applicable to every company irrespective of the fact either the OPC or private company or public company or holding a subsidiary government or a dormant, whatever be, yes or no? It is not only applicable to the general meeting, it is also applicable to a clear, all clear? Okay, so बच्चों जरा मुझे ये बताइए क्या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और कंपनी पर इनको क्यों लागू किया जाता है? क्या इसका लॉजिक समझ में आया? सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस क्यों जरूरी है? क्या ये बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन पूछूं कि अगर सोचो, अगर रूट मैप नोटिस के अंदर डिफाइन होगा, नोटिस किसका जाता है? जनरल मीटिंग का, एंड स्टैंडर्ड्स किस पे लगते हैं? जनरल मीटिंग पे। तो जब हम नोटिस की ड्राफ्टिंग करेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। क्लियर या ऑल क्लियर? अगला पॉइंट बड़े प्यार से समझना। और बच्चों अब तो दिन और रात, सुबह और शाम आपके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, वो है कंपनी लॉ। मैं सच बता रही हूँ आपको, रात को सोओगे तो दिमाग में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, पास में कोई सो रही होगी मम्मी, मम्मी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1। सुबह ब्रेकफास्ट करोगे, मम्मी ब्रेकफास्ट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड नंबर 2। मम्मी प्लेट लेके आना विद नोटिफिकेशन। मम्मी मैं नहाने जा रही हूं बाय सर्कुलर। ऐसी ऐसी बातें करोगे। बस ड्राइवर से बोलेंगे अच्छा क्या पैसे देना है? ओके कितना? एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2 रुपीज। तो इसीलिए ये तो अब आपका जीवन बन चुका है, जीवन बन चुका है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो तो बहुत सारे आउटसाइडर्स ये सोच सकते हैं, ये कई बार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कहीं पर कोई फंक्शन है, अब सुनना ध्यान से, कहीं पर कोई फंक्शन है तो फंक्शन में सबको इनवाइट किया जाता है। वैसे हम तो सोसाइटी से बाहर लोग कर दिए गए हैं क्योंकि हम तो किसी के फंक्शन में जा ही नहीं पाते, तो हम तो सोसाइटी से क्या हैं? आउट है। बट फिर भी लोग बेशर्म होकर हमें बुला लेते हैं कभी कभी। तो जब वो बुलाते हैं और हम मना नहीं करते लेकिन जा भी नहीं पाते, तो वो ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आ पाते हो? तो हमारा जवाब क्या होता है पता है? आना तो चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। आप मुझे बताइए फंक्शन में क्या होता है? मौज और मस्ती होती है, एंटरटेनमेंट होता है ना? तेरी आँखा का ये काजल 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 काजल, अरे लड़की नहीं है, गाना है ये, डांस पार्टी चलती है, यस और नो? कौन नहीं चाहता एंजॉय करना? सब चाहते हैं। लेकिन अगर हम एंजॉय करने नहीं जा रहे, उनके यहाँ पार्टी एक दिन होती है, हमारे रोज होती है। ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये भी एक एंजॉयमेंट है। वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बोर वहां होते हैं जहां ये समझा जाए कि हम काम कर रहे हैं और जहां ये समझा जाए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ये हमारे जीवन का एक खूबसूरत पल है और इसे हम एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें कभी फील नहीं होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं, यस और नो? अगर ये समझोगे यार पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ऐसे बच्चे के सामने बोल दियो ना, पता है मैं 4 घंटे क्लास लेके आया हूँ, लगातार सांस भी नहीं ली, पिक्चर में भी पॉपकॉर्न खाते हैं, हमें तो पानी भी नहीं पीने दिया, तो वो पता क्या बोलेगा? यार तूने कैसे पढ़ाई करी? उसके लिए बड़ी बात होगी लेकिन आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। आप देखते हो पिक्चर के बीच में ब्रेक होता है, मूवी के बीच में, जब पीवीआर वगैरह जाते हो तो मूवी के बीच में ब्रेक होना है जिसमें इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक, उसमें आधा बर्फ है ना, और 100 रुपये में लेके आते हैं और फिर वहाँ बैठ के पॉपकॉर्न खाते हैं,
₹5 की पॉपकॉर्न 50 में लेके आते हैं, 70-75 में, आई थिंक सो, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू ईट द पॉपकॉर्न। ₹5 की कॉस्ट की 75 में खा के एंजॉय कर दे, सुन नो, समझ रहे ना। तो पिक्चर के बीच में ब्रेक क्यों होता है? पिक्चर देख के कोई बोर होता है क्या? नहीं ना। तो बेटा यहाँ पे एक ऐसी पिक्चर होगी जिसमें हीरो भी मैं, जिसकी हीरोइन भी मैं, विलन भी मैं, गाना भी मैं, बजाना भी मुझे ही है, डांस भी मुझे ही करना है, और सबसे बेकार बात है ब्रेक भी नहीं देना है। तो समझ लो, तो मुंह घुमा लेना, समझ लेना पॉपकॉर्न खा ली, ठीक है। तो अब सुनो जरा ध्यान से, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है कि भैया ये जैसे सर्कुलर्स की बात करी इन्होंने, तो व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर्स, कि सर्कुलर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, क्या होते हैं सर्कुलर्स? क्योंकि लॉ ने तो, आईसीएसआई ने तो एक बात बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया। हिंदी भाषा में मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोलती हूँ, समझ, पल्ला झाड़ने का मतलब पीछे छुड़ा लेना, ये सुनो। तो इन्होंने कहा जी सर्कुलर भी पढ़ने हैं, उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन की भी पढ़ने हैं, बोला जी रूल्स भी पढ़ने हैं, बोला जी शेड्यूल्स भी पढ़ने हैं, कंपनी एक्ट भी पढ़ने हैं। ये बच्चों की जान लोगे क्या? कि हाँ बिल्कुल लेंगे, क्योंकि डिग्री देनी है, यस और नो। तो हमने कहा ये बताइए व्हाट डू मीन बाय द सर्कुलर्स। अच्छा, सर्कुलर शब्द क्या सर्कुलेशन से नहीं आया? अगर सोचे तो सर्कुलर शब्द कहां से आया? सर्कुलेशन से। तो चलते चलिए 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 चलिए, कहां? ए डिस्को ना इधर सर्कुलर के पास, देखिए जरा इधर। व्हाट डू मीन बाय द सर्कुलर्स? सर्कुलर्स किसे बोलते हैं? सर्कुलर किसे बोलते हैं? देखिए जरा सुनिए। हाँ, एमसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बीच में एक इंसान की एंट्री हो चुकी है। दिस इज नॉट इंसान एक्चुअली, दिस इज अ बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए ने कहा जी समय समय पे हम इशू करेंगे। हमने कहा क्या? कि सर्कुलर और क्या क्लैरिफिकेशंस। कि क्यों, क्या रीजन है? कि क्लैरिफाई करने के लिए प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। अच्छा, जब भी कभी किसी दो सेक्शन के बीच में कोई कंफ्यूजन होगा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, तो उसकी क्लैरिटी के लिए क्या आएंगे? क्लैरिफिकेशंस, या बोल सकते हैं हम क्या? सर्कुलर्स। क्या आएंगे? अब सुनो जरा ध्यान से, मैं आपको वो स्थिति भी बताती हूँ। एक्चुअली क्या था कि कंपनी एक्ट 1956 पहले से चला आ रहा था, और कंपनी एक्ट 1956 इतने पहले से चला आ रहा था, इतने पहले से चला आ रहा था कि सबको टिप्स पे याद हो गया था। जून 23 चैनल से। किसी बच्चे की क्लास नहीं चल रही क्या? जो न्यू चैनल बनाया है उसी से क्लास चल रही है। हाँ जी बच्चों, लाइव स्टूडेंट्स आप बता दीजिए क्या आपको आवाज पहुंच रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आए तो बीच में बता देना। दिल्ली, मुंबई, आगरा, घाघरा सब। हाँ मतलब आगरा। सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनिए। पहले क्या था? कंपनी एक्ट 1956 था। अब जब कंपनी एक्ट 1956 था तो सबको टिप्स पे याद था, और बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मुझे भी याद हो गया था। लेकिन जब तक मैंने वो रटा तब तक पता क्या हुआ, वो इस दुनिया में नहीं रहा, और पिक्चर में आ चुका था एक न्यू एक्ट, दैट इज द कंपनी एक्ट 2000। अब आप सुनिए जरा, अचानक से कोई नया एक्ट आए 2013, और उसमें 470 सेक्शन थे, जो कि सारे सेक्शन एक साथ लागू नहीं करे, कुछ नए सेक्शंस आए। अब जब नए सेक्शन आए तो लॉ में इंटरप्रिटेशन करना होता है, तो बड़े सारे कंफ्यूजन हुए। क्या हुए? बड़े सारे। अच्छा, कंफ्यूजन किसे होगा? कुछ चीजें मैं आपसे भी तो पूछ सकती हूँ, कंफ्यूजन किसे होगा? बताओ, कंफ्यूजन आपको होगा? आपको नहीं होगा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन उन्हें होगा जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनी पे प्रोविजंस लागू कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स है, जो उसे पढ़ रहे हैं और एप्लीकेबिलिटी कर रहे हैं। अब जैसे कुछ सेक्शंस ऐसे आए जिनमें बहुत दिक्कत हुई, तो एमसीए ने कहा तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे लिए क्या इशू करते हैं? सर्कुलर, जिसमें क्लैरिफाई कर देंगे कि ये प्रॉब्लम थी, इसका ये सॉल्यूशन है, उसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे। क्लियर या ऑल क्लियर? एक्चुअली क्या होता है, जब नई शुरुआत में कुछ चीज़ें आती है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप उस स्थिति को नहीं समझ सकते, लेकिन आप उस स्थिति को समझोगे अब से 7 से 8 साल बाद। दोबारा सुनना, स्पेशली गर्ल्स, उस स्थिति को आज की डेट में आप नहीं समझ सकते, लेकिन 7 से 8 साल के बाद आप मेरी बात याद करना और आप इस बात को जरूर समझोगे। कैसे? जरा मैं एक एग्जाम्पल देती दूँ।
जब किसी की नई नई शादी होती है, अब शादी लड़के की भी होती है और लड़की की भी होती है, जब किसी की नई नई शादी होती है तो नई नई दुल्हन की जब एंट्री होती है घर के अंदर, तो वो घर के अंदर उसकी एंट्री बिल्कुल ऐसे होती है कि इससे सीधी लड़की दुनिया में है ही नहीं कोई, मासूम एकदम, है ना, बिल्कुल वो चलती भी ऐसे जमीन के अंदर देख देख के, उसे पता ही नहीं तो आगे क्या है, फीलिंग सो शाई। लेकिन आजकल चीज़ें चेंज हो रही हैं, और कुछ हमारे देश की कुछ ऐसे ऐसे रीति रिवाज है, कई बार दुल्हन का चेहरा ना दिखाने की वजह से, दिस इज अ स्ट्रैटेजी एक्चुअली, पहले ही देख लेंगे तो बाद में कौन देखने आएगा, गॉट द पॉइंट ना। तो पल्लू भी करा दिया जाता है। अब एक तो वो नई मेंबर, ऊपर से भी एवरीबडी इज फोकसिंग, है ना, हर कोई उसे ही देख रहा है, तो वो देखती नहीं है किसी की तरफ, इवन उसे पता ही नहीं होता, वो घर के अंदर एंट्री लेती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है, तो उसके लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वो वॉशरूम को किचन समझ लेती है, किचन को वॉशरूम समझ लेती है, देयर इज सो मेनी कंफ्यूजन, यस और नो। फिर उसके पास एक गाइड आता है, घर का एक पर्सन आता है इस गाइड बन के, जैसे आप अपनी भाभी के लिए जा सकते हो, मैं बताऊंगी भाभी जी को सही सही, है ना। कोशिश तो भैया की भी होती है, कोशिश तो भैया की भी बहुत होती है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, बट यू नो वेरी वेल लड़कियां कितनी तेज होती हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज, वो सीधा बोलती भैया आउट आउट, हम जाएंगे, हम बताएंगे। तो एज ए गाइड जो है वो उसको पूरा क्लैरिफाई करती है, देखिए मैं हूं इस घर की लड़की, ठीक है, मेरे से आपको सबसे ज्यादा काम पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी रिश्वत मुझे चलेगी, आप देते रहना, मैं आपकी जुगाड़ करवाती रहूंगी। और वो उसको अपने घर का पूरा क्या देती है, तो वो क्लैरिफिकेशन लेके आती है, वो लड़की जो आती है घर में वो क्या लेके आती है, क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल यही रोल एमसीए का होता है कि जब कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए एमसीए क्या इशू करता है, सर्कुलर इशू करता है। आई गॉट द पॉइंट एवरीबडी। तो हमें सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना, समय समय पे एमसीए के आने वाले जो सर्कुलर्स होंगे, जो सर्कुलर्स आएंगे वो भी हमें स्टडी करने हैं, लेकिन ये काम आपको नहीं करना, ये काम हमारा है, अपडेट हमें लेनी है और आपको सिर्फ बतानी है। क्लियर, यू ऑल क्लियर? आई थिंक सो दो चीजें आपको साफ हो गई है, वन इज अ सर्कुलर, सेकंड वन इज अ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। क्लियर, यू ऑल क्लियर? चलिए अब देखिए और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी, दैट इज द शेड्यूल्स। आई थिंक सो सब बच्चों को याद हो। शेड्यूल की अगर हम बात करें, शेड्यूल इज जस्ट लाइक अ, शेड्यूल की अगर हम बात करें, शेड्यूल्स क्या होती है, जैसे कि एक घर के अंदर स्टोर रूम होता है, क्या बोला मैंने, क्या होता है घर के अंदर स्टोर रूम का क्या काम होता है, एक्स्ट्रा सामान रखना, जो भी इकट्ठा बल्क में सामान आ रहा है उसे उठा के स्टोर रूम में रख देना, जितनी जरूरत हो उसमें से उठा के ले आना, ये और नो। जैसे मान के चलो एक बोरी नमकीन ला के रख दी, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल, बच्चे सब खा जाएंगे, स्टोर रूम में ही सोएंगे, है ना। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा सामान रॉ उसमें ला के रख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कंपनी एक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जिनकी जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है, वो किसके अंदर रख दी जाती है, शेड्यूल्स। मैम थोड़ा सा ना मैम देखना चाहते हैं, मैम कैसा दिखता है, क्या आप दिखा सकती हो शेड्यूल कैसे दिखते हैं मैम, हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं मैम, किस तरीके का दिखाई देता है, कैसा देखने में लगता है, क्या देखना चाहते हो सब बच्चे? ओके, वैसे कुछ बच्चों को तो पता भी होगा। शेड्यूल्स, ये देखिए दिस वन इज अ शेड्यूल। एक्चुअली मैं आपको कंपनी एक्ट थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप भी क्या बात है याद रखोगे। देखो ऊपर आपको नजर आ रहा है कंपनी एक्ट, ये क्या है ये मैं बताना चाहूंगी। दिस इज अ ई बुक, ये जो है ई बुक है। हाँ जी, लाइव स्टूडेंट्स में क्या सब लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? लाइव स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर। हर्षिता पाल, ओके, विंसी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास सही चल रही है ना बच्चों की? नहीं चल रही? नहीं लाइव में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, जरा देखिए, ये है कंपनी एक्ट 2013। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस वन इज द कंपनी एक्ट 2013। एंड कंपनी एक्ट 2013 में आपको नजर आ रहे होंगे कंपनीज रूल्स, इफेक्टिव डेट्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, नजर आ रहे हैं? पक्का पक्का। इसी के साथ साथ आपकी जो ये ई बुक है, इसके अंदर टोटल 23 चैप्टर्स हैं। उसी के साथ साथ आपने थोड़े से और भी ज्यादा चैप्टर है, मतलब, लेकिन टोटल जो चैप्टर है वो आप घबराए नहीं, आप ये मत समझे कि सारे चैप्टर आपको यहीं पढ़ने हैं, कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कुछ सेक्शंस।
अलग अलग सेक्शंस है, 1 से लेके ये 2, 1 and 2, 3 and 22, 42, 43 to 72, इस तरीके से। और लास्ट में क्या दे रखी है बच्चों? शेड्यूल्स। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, दिस वन इज अ शेड्यूल। टोटल 7 शेड्यूल है। कितनी है? लेकिन शेड्यूल का रोल क्या है? जैसे घर में एक स्टोर रूम का रूल होता है, ऐसी कंपनी एक्ट के अंदर जो डिटेल मैटर्स है, डिटेल मैटर्स आर मेंशन इन द शेड्यूल्स। क्लियर या ऑल क्लियर? 100% पक्का पक्का? ओके, अब देखिए जरा इधर। अब यहाँ पे जो टोटल 7 शेड्यूल्स हैं, अगर हम इनको समझे थोड़ा सा, 7 शेड्यूल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके अलग अलग मैटर्स हैं। अभी मैंने कौन सा सेक्शन पढ़ाया था? सेक्शन याद करना नहीं है, ठीक है? जो सेक्शंस याद करने वो मैं खुद याद कराऊंगी, सारे सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10, लेकिन आपको यहाँ पर याद नहीं करना, आपको बस चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? कभी आप सोचो मैम याद करना है, पूरे रास्ते याद करते जा रहे, याद करते जा रहे, ऐसे नहीं करना है। जो मैं सेक्शंस याद कराऊंगी बस वही याद करने हैं, ठीक है बेटा? अब सुनो, टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 7 को 7 मारूंगा 1, तो टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स आर देयर। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो, अगली बात सुनो जरा ध्यान से। अब कुछ हमें ना चीजें जो पढ़नी है वो कुछ इस तरीके से पढ़नी है जिस तरीके से बनी है। किसी ना किसी ने तो बनाई होंगी और कुछ सोच के ही बनाई होंगी, तो वो जो उनकी सोच है वहां तक हमें पहुंचना है। अब देखो, वैसे तो कंपनी एक्ट में 7 शेड्यूल दे रखी है, इट्स ओके, लेकिन अब हमें ये समझना है कि 7 शेड्यूल्स क्यों हैं और किस तरीके से दी है। तो लर्न करोगे मेरे साथ साथ। शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सबसे पहले कंपनी बनती है, यस और नो? कंपनी बनेगी तो प्रिपेयर होगा MOA एंड AOA। फिर से बताइए जल्दी से, MOA एंड AOA। MOA और AOA जब प्रिपेयर होगा तो MOA AOA प्रिपेयर करने का फॉर्मेट दे रखा है, एंड वो दे रखा है पहली शेड्यूल में। कहाँ दे रखा है? शेड्यूल फर्स्ट। अब जब कंपनी चलेगी तो कंपनी के कुछ एसेट्स भी आएंगी, और एसेट्स आएंगी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो सारे मेथड दे रखे हैं शेड्यूल 2 में। कहाँ दे रखे हैं? शेड्यूल 2। अब आते हैं तीसरी शेड्यूल की ओर। तीसरी शेड्यूल में जब आप बढ़ोगे तो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो प्रिपरेशन ऑफ क्या है? जनरल इंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब जब अधर्म होगा, ध्यान से सुनना, जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना करने आएगा कौन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कौन होता है? ये एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसका किसी प्रकार का कोई कनेक्शन कंपनी के साथ नहीं है, ना यारी है ना रिश्तेदारी है, ना पैसे दिए हैं ना पैसे लिए हैं, ना पोजीशन ली है ना पोजीशन दी है। और इसका डिटेल डिस्कशन हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम डायरेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर या ऑल क्लियर? तो शेड्यूल 4 में कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है? अब चलते हैं आगे। शेड्यूल 5 MD, WTD है ना, उनका अपॉइंटमेंट के बारे में। शेड्यूल 6 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के बारे में। और जब हमारे पास बहुत पैसा होता है तो उस पैसे को दान किया जाता है, नेकी कर और दरिया में। दोबारा बताइए, क्या बोला मैं? नेकी कर और CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? उसकी सारी डिटेल शेड्यूल 7 में दी है। अब बिना देखे बताइए शेड्यूल 1 में क्या है का फॉर्मेट? शेड्यूल 2 डेप, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, शेड्यूल 4 ID, शेड्यूल 5 MD, WTD, यस और नो? शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, आवाज नहीं आई। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 इंफ्रा, शेड्यूल 7 CSR। क्लियर? ऑल क्लियर? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? समझ आ गया? अच्छा चलो, तो भैया शेड्यूल भी समझ में आ गया, रूल्स इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट समझ में आ गया। चलो जी चलो, अब हम देखते हैं कंपनी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। इट मीन्स अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि आपका एक्सपोर्ट जो बना है, रूल्स इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और अभी भी हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे, और चैप्टर तो अभी मैं अगले 1 या 2 दिन आपको नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे अभी आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि आगे चल के जब मैं डीप में पढ़ाऊंगी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है?
अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट की बात करते हैं कि कंपनी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, और कंपनी की सब कुछ होती है एमसीए। क्या बोला मैंने? एमसीए। और एमसीए ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है आरओसी और दूसरा है आरडी। मतलब कुछ पावर्स तो किसको दे रखी है? आरओसी को और आरडी को। क्या बोला मैंने? आरओसी एंड आरडी। मैम ये दोनों क्या है मैम, और मैम किस तरीके से इनका क्या रोल रहेगा कंपनी लॉ में? जब हम पढ़ेंगे तो मैम किस तरीके से हम पढ़ेंगे? तो जरा सुनिए, जब मैं आपको कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत सारी जगह हम बोलेंगे दी एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड टू आरओसी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस। एंड कुछ सेक्शंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरडी। आरडी बोले तो रीजनल डायरेक्टर। लेकिन ये दोनों क्या है इसके बारे में जरा समझते हैं। जब हम इसके बारे में समझेंगे तो सबसे पहले हम आरओसी की बात करें, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होते हैं, जो कंपनी का रजिस्टर बनाते हैं, कंपनी जन्म कुंडली बना के रखते हैं। इनके पास जो रजिस्टर बनते हैं उनमें जिस कंपनी का नाम है वो कंपनी जीवित है, और जिसका नाम नहीं है वो जीवित नहीं है। कंपनी के रजिस्टर में, आरओसी के रजिस्टर में रिकॉर्ड होना जरूरी है, ठीक है। एंड दीज रजिस्टर आर मेंटेन्ड बाय दी आरओसी। और आरओसी कहाँ पर होती है? जो भी आपकी स्टेट होती है उस हर एक स्टेट में एक आरओसी होते हैं, ठीक है। जो भी स्टेट, जहां पर भी आप कंपनी बनाना चाहते हो, उस कंपनी के जिस जगह आप बनाना चाहते हो उसके जुरिस्डिक्शन में चेक कर लो कौन सी आरओसी है, ठीक है। जो भी आप, सपोज आपको दिल्ली में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कहां पर? तो दिल्ली में जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी आरओसी। दिल्ली आरओसी, हर एक स्टेट में एक आरओसी होती है। आपकी यूपी की अगर हम बात करें तो कानपुर में है। कहां पर है? लेकिन आजकल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर सकते हो? ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। बेटा ये ओपन कर दो, वहां पे गर्मी लग रही होगी ना सबको, एसी चलाएं, पंखे, तो ये ओपन कर दीजिए। एक्चुअली दिल्ली इतना खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत शहर है बच्चों, लाइव स्टूडेंट्स, दिल्ली इतनी खूबसूरत जगह है कि हम जो अभी क्लास ले रहे हैं बस यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत अच्छी नदी है, उसका नज़ारा, ओ माय गॉड। अगर आप इस पार से उस पार जाना चाहते हो तो बोट के थ्रू जा सकते हो। एंड बरसात में क्लास लेने का आनंद कुछ अलग ही होता है। जब हम क्लास लेते हैं तो बहुत खूबसूरत बारिश पड़ती है, और बारिश पड़ने के बाद इतने सुंदर फूल खिलते हैं उस नदी में कि उसकी खुशबू यहाँ तक आती है। और पानी तो यहाँ पर रुकता ही नहीं है, सीधा उस नदी में चला जाता है। और जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मी में इतना अच्छा मौसम रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। एंड इतनी चौड़ी चौड़ी गलियाँ, सड़क इतनी बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए हो। एंड बच्चों भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, पॉल्यूशन नो, जीरो, ट्रैफिक तो है ही नहीं, गाड़ी नहीं है, और लोग इतने अच्छे हैं ना, ऑसम ऑसम, बहुत अच्छी जगह है। वैसे ऐसी बात नहीं, हम तारीफ, काबिल तारीफ जगह है दिल्ली। वैसे दिल्ली की अगर तारीफ जितनी करें उतनी कम है, पता है। अब मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां जो अपने सपने लेके आता है ना और कुछ भी बनना चाहता है, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस। एंड जितना आप खराब होना चाहते हो, जितना भी खराब होना चाहता है, परफेक्ट प्लेस है। तो चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, वंडरफुल प्लेस। करोड़पति बनना चाहते हो, वंडरफुल प्लेस। रोडपति बनना चाहते हो, वंडरफुल प्लेस। चॉइस इज योर्स। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, जो चाहोगे वैसे दोस्त मिल जाएंगे, जैसे दोस्त चाहोगे वैसे दोस्त मिल जाएंगे, जो चाहोगे वो बन जाओगे। जिंदगी के कुछ ही साल हैं, बस इनको यूटिलाइज कर लेना, फिर आपको आदत हो जाएगी ऐसी। एक्चुअली इंसान की आदत हो जाती है, आप जैसा रहोगे वैसे आपको आदत पड़ जाती है। सपोज करिए आप कुछ दिन तक 10 बजे सोने की आदत डाल लो, आपसे जगा नहीं जाएगा। आप कुछ दिन अपने आप को एडिक्ट कर लो कि मुझे 5 बजे 6 बजे जगना है, आपको नींद नहीं आएगी 6 बजे के बाद, अजीब सी बेचैनी हो जाएगी बेड पे, है ना। लेकिन 6 बजे जगेंगे तब जब 10 बजे सोएंगे। इंडिया में तो सोने का सिस्टम ही खराब हो गया है, 12 बजे से पहले तो नींद ही नहीं आती है, ये और नो। अच्छा मैं भी देखती हूँ मुझे वीडियो किस टाइम डालनी, उस टाइम डालें जिस टाइम सब लोग फ़ोन चला रहे हो। 9:30 10 बजे आप वीडियो डालो, माय गॉड घंटों में इतने व्यूज़ हो जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। परफेक्ट टाइम होता है, ये और नो। सुबह 8 बजे मैं वीडियो डाल दूँ, पूछेगा ही नहीं कोई, देखेगा ही नहीं, क्योंकि सब सो रहे होंगे। तो पीक टाइम होता है। और अगर 12 बजे डाल दो तो और अच्छा चलता है, पर वो क्या है कि इस टाइम में सो जाती हूँ। तो ये चीज़ें, चलिए खैर आगे चलते हैं। एमसीए,
एक तरफ हम बात कर रहे हैं आरडी और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आरओसी। तो आरडी जो है ना रीजनल डायरेक्टर है और आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या बोला मैंने? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होते हैं वो हर एक स्टेट में होते हैं और आरडी रीजन वाइज, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो ये रीजन वाइज होते हैं। क्लियर? यू ऑल क्लियर? पक्का पक्का। अच्छा, अब मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, हमें ना हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। आरओसी वैसे तो एक स्टेट में एक ही होते हैं, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन जहां पर स्टेट एक है लेकिन आरओसी दो है। वो डिपेंड करता है वर्कलोड पर। जैसे मुंबई की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, मुंबई में आप पता सीई एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा क्या है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक स्टेट में दो आरओसी है, वन इज़ द मुंबई, सेकंड वन इज़ द पूना। एंड तमिलनाडु में भी ऐसे ही है, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? सो कहीं पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो डेलीगेट कर रखी है वो आरडी को और कहीं पर आरओसी को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ा सा अगर दिखाना चाहूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ। सेक्शन नंबर 7, सातों को 7 मारूंगा, एक 7 मारूंगा। देखते हैं जरा, सेक्शन नंबर 7 की ओर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये बुक नहीं है हमारी, बुक अलग ही तरीके की है, तो मैं जस्ट ई कंपनी एक्ट से आपको कनेक्टिविटी दे रही हूँ। तो आप ये सेक्शन नंबर 7 जब देखोगे तो इससे सेक्शन नंबर 7 इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 7 में कंपनी को बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो सेक्शन 7 को हम कैसे याद कर सकते हैं? कैसे याद कर सकते हैं? सेक्शन 7 के अंदर कंपनी को बनाने का प्रोसेस है। क्या बोला मैंने? सेक्शन 7 के अंदर कंपनी को बनाने का प्रोसेस है। तो खोल दो बेटा इसे, खोल दो, खोल दो इसे। हाँ, तो कंपनी को बनाने का क्या है? प्रोसेस है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? आवाज नहीं आ रही भाई, सब झील नहीं दिखाई दे रही आपके अंदर ना। ऐसा लग रहा है कि इंसान अंदर से ना जन्म नहीं ले पा रहा एग्जीक्यूटिव वाला। तो अंदर से ना एक आत्मा बोलनी चाहिए। आत्मा मतलब समझ, तो इसकी आत्मा उसमें चली गई, उसकी ऐसा मत करना। कभी आत्मा बाहर आ जाए और एक दूसरे की लड़की की लड़के में चले, लड़के की लड़की में चल जाए और वो सड़क पे घर जाके बोले मम्मी मैं आ रहा हूँ। मम्मी सोचे यार पढ़ने गए थे, ये आत्मा कहाँ से लिया है? तो सुनिए जरा ध्यान से, आपके अंदर वो झील नजर नहीं आ रही। तो आप मुझे बताइए जरा, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे। कंपनी की सेहत पे है भाई और बहनों। सेक्शन नंबर 7 के अंदर दे रखा है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 7 फेरों से बंधाइए, आवाज नहीं आ रही, 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन। तो इट मीन सेक्शन नंबर 7, क्योंकि कंपनी एक बार सेक्शन 7 का प्रोसेस अगर फॉलो करके कंपनी बना दी ना भाई बहनों, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती, सिर्फ लॉ के अलावा। और लॉ का अपना एक प्रोसेस होता है। क्लियर? यू ऑल क्लियर? सो जरा देखिए, हम चाहते हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करे, तो देयर शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। आ गया ना पिक्चर में? कौन? अगला शब्द देखना क्या लिखा है? रजिस्ट्रार विद इन हुज jurisdiction the registered office of company is proposed। क्या वर्ड यूज किया है? हाँ, क्या लिखा इसने? proposed to be situated। मतलब अभी तक पिक्चर में कंपनी नहीं है, जहां पर आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हो, उस आरओसी के पास आपको क्या करना है? फाइल करना है। क्या? डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। मतलब मैं आपको रोल बता रही थी कि आरओसी का क्या रोल है। अब अगला रोल समझना जरा। आरओसी को हमने क्या बोला? त्वमेव माता च। भैया कुछ तो सीख लो यार, लॉ मत सीखो यार, कम से कम जुगाड़ी सीख लो। तो हमने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव शाखा च त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव। अब देखिए, अब सुनिए सुनिए जरा, सुनिए ध्यान दीजिए। पता है रजिस्ट्रार क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट फाइल करो, मुझे डॉक्यूमेंट फाइल करो। अच्छा, जब डॉक्यूमेंट फाइल कर देंगे हम, तो तुम क्या करोगे कि सुनो, पहले मुझे सारे कागज फाइल करो। ये बात कौन बोल रही है? रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को जब सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर देंगे, तो रजिस्ट्रार अगर मोकाम वो खुश हुआ, किससे? डॉक्यूमेंट से। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू, करेक्ट, फेयर, एंड वो अगर सेटिस्फाइड हो गया, तो पता वो क्या बोलेगा? बोलेगा भैया जा बसंती जा, कि है कि जा बसंती जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। इशू कर दिया जाएगा क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म
प्रपोज्ड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया, जरा ये देखिए, आप जरा समझिए। यहाँ पे हमने कहा व्हाट इज द रोल ऑफ आरओसी। द रोल ऑफ आरओसी इज वेरी क्लियर, इट इज टू बी मेंशन इन एवरी सेक्शन। किस सेक्शन में तो आपको आरओसी का नाम आएगा और कहीं कहीं पर आपको आरडी का आएगा। जैसे मैंने आरओसी आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। मैंने आपको ये बात बताई थी कि कभी भी कोई भी जब लॉ पढ़ाते हैं तो अपने पास से हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, ना हम कुछ डिलीट कर सकते। बस एक तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है बच्चों के दिमाग में कैसे चीज़ों को लेके जाना है। गॉट द पॉइंट। तो आरओसी का क्या रोल है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आरओसी का रोल है, आरओसी को डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं। आरओसी अगर सेटिस्फाइड होती है तो इशू करती है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर या ऑल क्लियर, 100% लॉक कर दिया जाए। अच्छा आरडी का क्या रोल होगा, अच्छा ये बताइए मुझे, आरडी बड़ी है या आरओसी? आवाज नहीं आ रही है। आरओसी बड़ी है आरडी? दिल्ली में तो एक ही आरओसी है बेटा, दिल्ली में बस एक ही आरओसी, दो नहीं है। आप कोई डाउट ही नहीं पूछ रहे हो, सुनते ही जा रहे हो। डाउट नहीं आ रहा कुछ में? नहीं, देख लो अभी तक जो पढ़ाई कोई डाउट ही नहीं आया। सच्ची में झूठ तो नहीं बोल रहे? ठीक है, अब सुनो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं ही पूछती रहती हूँ, खुद मैं ही क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं ही टीचर, मैं ही स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बताओ आरडी बड़ी है आरओसी? आरओसी बड़ी है। झापड़ लगेगा। आरओसी कैसे बड़ी हुई? आरओसी तो स्टेट में होती है और आरडी, सोचो 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 सोचो, आरडी कहाँ होती है? अच्छा नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो आरडी बड़ी हुई है आरओसी? पक्का पक्का देख लो, ऐसा मत करना चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़, तोता उड़ तोता उड़ तोता उड़, मैना उड़ मैना उड़ मैना उड़, और भैंस उड़ भैंस उड़ भैंस उड़, भैंस वो तो उड़ा देना। देख लो आरडी बड़ी है आरओसी? आरडी आरओसी? आरडी बड़ी क्यों है? क्योंकि वो रीजन वाइज होते हैं और आरओसी, अच्छा क्या रीजन के अंदर स्टेट आ जाती है? मैं जीके की फीस अलग से लूंगी, 1 लाख रुपए पर स्टूडेंट। लॉ पढ़ाने की कम, जीके की ज्यादा, संस्कृत पढ़ाने की फीस अलग लगती है। तो इट मीन्स आप ये बताइए रीजन में तो स्टेट ज्यादा आ जाएंगे भैया, यस और नो? पक्का पक्का? आगे आगे पढ़ाना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बेसिक तो खत्म हो जाएंगे बच्चों के। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मायावती। ऐसा जवाब जब मिलेगा तो क्या होगा, दिल की धड़कन रुक जाएगी 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए, यस और नो? और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन? शीला दीक्षित। तो ऐसी ऐसी बातें जब सुनने को मिलेगी तो क्या होगा? देश के सबसे अच्छे इंसान, परफेक्ट गाय, सुटेबल पर्सन फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज राहुल गांधी जी। हम तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो भी तो, अब वो कौन परफेक्ट है नहीं है, हम राजनीति वाले लोग हैं, हम तो सीधे साधे पढ़ाने वाले टीचर है, कुछ नहीं पता कौन सी क्लिपिंग कट के राहुल गांधी जी के पास से पहुंच जाए जी। आजकल बदनाम करने के अलग अलग तरीके हैं। सर नो बोले जी एक CS प्रीत सिंह मैम है वो आपके बारे में ऐसे बोले, मैं तो बोले बहुत अच्छे इंसान है राहुल गांधी जी। यस सर, बोला यस, ये बच्चे बोलते सब कुछ खराब, मेरे ऊपर कोई भी बात नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं तो कुछ गलत बोलती नहीं हूँ, जो बोला इन बच्चों ने बोला। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान दो। हाँ तो बच्चे सुनिए, आरडी बड़ा है आरओसी? अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे ले जाना चाह रही हूँ, सेक्शन में ले जाऊँ, मन सा कर रहा है, ऐसा लग रहा है सेक्शन के अंदर चलते हैं, बड़ी उमंग सी आ रही है। अब सुनो जरा, आरओसी का रोल समझ में आया? सेक्शन 7 में हम चले गए। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है, एक स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में। अब सोचना जरा ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी जरा समझना। एक स्टेट को छोड़कर जब दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं तो जो जिस स्टेट के आरओसी के पास सारे कागज होंगे वो सारे के सारे कागज ट्रांसफर करने पड़ेंगे दूसरी स्टेट के पास, रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। यस और नो? अब जब कभी भी कोई कंपनी अपनी स्टेट चेंज करेगी तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर लेगी, आरओसी से तो पूछना ही पड़ेगा। लेकिन आरओसी को कोई इंस्ट्रक्शन देगा ना कि आप अपने सारे कागज उस आरओसी को भेजिए। नहीं समझ में आया? एक आरओसी को कोई ना कोई आदेश तो देगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ भिजवाइए, दूसरी आरओसी के पास, तो आरओसी खुद को खुद ही डायरेक्शन दे लेगी। तो ऐसी स्थिति में पिक्चर में कौन आ जाएगा? आरडी। क्लियर या ऑल क्लियर? तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पावर किसके पास है? आरडी के पास, और कुछ ऐसी हैं जहां पर पावर किसके पास है? आरओसी के पास। मैम हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे मालूम होगा? हमको मालूम करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन ने सब मालूम कर रखा है। सेक्शन में ऑलरेडी लिखा होगा कि कहां पर आरओसी और कहां पर आरडी है। क्लियर या ऑल क्लियर?
आवाज नहीं आई भाई और बहनों? क्लियर, यू ऑल क्लियर? हाँ जी, लाइव स्टूडेंट साइंस से चल रही हैं? ओके, बहुत अच्छी बात है, बस चलती रहनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कंपनी लॉ, अच्छा ये तो अभी हम पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन बस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। कंपनी एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शन। टोटल 29 चैप्टर्स आर देयर, 29 चैप्टर्स आर देयर, 7 शेड्यूल्स आर देयर। हाँ समझ में आया? कितने शेड्यूल्स? कंपनीज रूल्स, कंपनीज नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, और ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको कुछ अमेंडमेंट्स भी पढ़नी पड़े। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें, वो सब मेरा काम है आपको पढ़ाने का। आ जाइए जल्दी से। अब हम कुछ सेक्शन का स्ट्रक्चर सीखेंगे कि सेक्शंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सेक्शंस क्या होते हैं, सेक्शंस कैसे काम करते हैं, सेक्शन किसे बोलते हैं, सब सेक्शन किसे बोलते हैं, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि जनरली स्टार्टिंग कैसे होती है कि सबसे पहले सेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सेक्शन नंबर 15, दिस वन इज अ सब सेक्शन 6 क्लॉज ए एंड उसका सब क्लॉज 3। कैसे स्ट्रक्चर देखिए, ये जो नज़र आ रहा है ये सेक्शन है, और सेक्शन के जस्ट बाद होता है सब सेक्शन, और सब सेक्शन के जस्ट बाद होता है क्लॉज, और क्लॉज का ही वो होता है सब क्लॉज। तो उतना डिटेल में हम लोग को पढ़ना है और हम पढ़ाएंगे। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेरी तो बुक में ऑलरेडी बेयर एक्ट है, और मैं तो पढ़ाती बेयर एक्ट से हूँ, और इवन मैं तो CSEE लेवल पे भी बेयर एक्ट पढ़ा देती हूँ। जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाए वॉमिट कर देंगे, पर खिला देती हूँ मैं तो, खा बेटा खा, डोज ले डोज ले, यस और नो। तो देखो जरा इधर, तो सबसे पहले क्या होता है? सेक्शन, देन सब सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। लेकिन अब अगली बात पे ध्यान देना, कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे सेक्शन के बाद क्लोज आता है, जहां पर सेक्शन के बाद जस्ट, जनरल रूल क्या बताया मैंने, जनरली सेक्शन होता है और सेक्शन के जस्ट बाद क्या होता है? सब सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज, देन एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं कुछ जगह। अब मुद्दा ये उठता है जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मुद्दा ये उठा यहाँ पे हमारे सामने कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखती हूँ कि जहाँ पे सेक्शन के जस्ट बाद क्लॉज आ गया, मतलब सेक्शन है और सेक्शन के तुरंत बाद जो है वो क्लॉज है, सेक्शन देन क्लॉज। पर ऐसा क्यों होता है और ऐसा कहाँ होता है? तो पहले तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ, तो देखिए जरा। ये देखिए ये सेक्शन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और सेक्शन 2 के बाद जो 1 है, दिस वन इज नॉट अ सब सेक्शन। सेक्शन 2 क्लॉज 1 इज अ क्लॉज, क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बचपन में पढ़ाया था बचपन इन द सेंस इन ET, सेक्शन 2 क्लॉज 20। आवाज आनी चाहिए बार बार। सेक्शन 2 क्लॉज क्या बोला था कि नहीं बोला था? सेक्शन 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी, भूल गए मैम, अगला माह पिछला साफ मैम, मुझसे भूल जाइए। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या था? जल्दी जल्दी बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या था? जल्दी बताओ ना। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 41, फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 40। अब मैंने इतना क्लॉज 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 आपको याद करवाए, तो जो आगे चल के भी आप पढ़ोगे दोबारा से, लेकिन ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैंने सेक्शन 2 क्लॉज बोला ना, जितनी बार मैंने बोला क्या बोला? सेक्शन 2 क्लॉज 20। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आएगा सेक्शन 2 क्लॉज 20, आपको स्क्रीन पर नजर आएगा सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अभी मैंने जस्ट आपके सामने एक बात बोली थी, मैंने कहा था भैया कि हम जो है सेक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे? सब सेक्शन। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, सेक्शन के बाद क्या आ गया? यस और नो? लेकिन ऐसा क्यों हुआ?
मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये था जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया अभी अभी, ये था सेक्शन के बाद जस्ट क्लोज आ जाना। एक्चुअली कंपनी एक्ट के अंदर जो टोटल डेफिनेशंस है, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। ये दिस इज अ कॉमन थिंग। जितनी भी डेफिनेशंस है कंपनी, मैं जैसे ही बोलूँ ना डेफिनेशन, आपके माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 2। और डेफिनेशन के बाद जो आएगा वो क्या रहेगा? क्लॉज। क्या रहेगा? क्लॉज। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो अगली बात। जैसे कि हमने कहा सेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। तो जनरली सेक्शन के बाद सबसेक्शन वहाँ पर डाला जाता है जहाँ पे हमें कोई कनेक्शन दिखाना होता है। कनेक्शन कैसे? मैम एग्जाम्पल देके बता सकते हो? बिल्कुल। जैसे अभी हमने सेक्शन में डेफिनेशंस पढ़ी, सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस है, तो उसके अंदर एवरेज प्रोस्पेक्टस भी दे रखा है, उसके अंदर कंपनी भी है, फॉरेन कंपनी भी है, ये कंपनी वो कंपनी, सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी है। तो उनका आपस में तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना? नहीं समझ में आया? उनका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन स्क्रीन पे मैं आपको एक और सेक्शन दिखाती हूँ, आप जरा देखना। अभी मैं आपके सामने एक सेक्शन खोल के दिखाती हूँ, और सेक्शन भी कुछ ऐसा ही ओपन करूँगी जो आपने सुना है, मतलब आपने पढ़ा है। ऐसा ही सेक्शन कुछ मैं आपके सामने खोल के दिखाऊंगी जो आपने सुना है, ऐसा नहीं सुना है, आपने सुना है। जैसे कि सेक्शन नंबर 96 सेक्शन नंबर कौन सा है? 96। अगर सेक्शन नंबर 96 की हम बात करें, सेक्शन नंबर 96 की अगर हम बात करें, तो सेक्शन नंबर 96 जो है वो एजीएम का है। सेक्शन 96 किसका है? एजीएम का है। अब देखो इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा 1 है, 2 है, 3 है। ये 1 और 2 सबसेक्शन नजर आ रहे होंगे, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। अच्छा ये बताइए पूरा का पूरा 96 सेक्शन किसका है? एजीएम का है। और इसके अंदर क्या है? सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। क्लियर है? ऑल क्लियर? तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? 1 कहता है जी हर साल कंपनी को एजीएम, हर एक कंपनी को एजीएम करनी चाहिए। सबसेक्शन 2 में ये कह रहा है कि किस समय किस जगह करनी चाहिए। तो क्या सबसेक्शन 1 और 2 के अंदर क्या है? कनेक्शन है कि नहीं है? दोनों के दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं क्योंकि पूरा सेक्शन 96 किससे कनेक्टेड है? एजीएम से। तो एक में कह रहा है कंपनी को एजीएम करनी है, और दूसरे में कह रहा है किस समय किस जगह और कहां पर करनी है। तो इनका आपस में क्या हो गया है? डायरेक्ट कनेक्शन। क्या हो गया बच्चों? डायरेक्ट कनेक्शन। क्लियर या ऑल क्लियर? तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बेसिकली समझे तो हमें एक बात नजर आ रही है कि जहां पर आपस में जनरली कनेक्शंस होते हैं वहां पर क्या यूज किए जाते हैं? सबसेक्शंस। और जहां डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होते तो जनरली क्या यूज कर देते हैं? क्लॉजेस। मैंने दोनों एग्जाम्पल देके आपको बताया। क्या क्लियर हो गया? ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, लेकिन सेक्शन 2 के बाद क्या यूज किया गया? क्लॉज। एंड उसी के साथ अगर मैंने आपको दूसरा सेक्शन भी दिखाया, सेक्शन नंबर 96, उसके अंदर क्या है? सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। क्लियर या ऑल क्लियर? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब तो आप इंतजार करोगे किस चीज का? ब्रेक का। वो लड़की जानती है क्योंकि वो पहले से पड़ी हुई है। ब्रेक का आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो। इसलिए मैं कहती हूँ घर से खाना खा के आया करो, साथ में 2 लंच बॉक्स लेकर आना। एक लंच बॉक्स तो क्लास शुरू होने से पहले पेड़े बैठ के खा लेना, एक लंच बॉक्स बाद के लिए रख लेना। क्योंकि आपने अगर अंतरात्मा आपकी भूख लगी और आपको भूख लगी और मैं ब्रेक दे नहीं पाऊंगी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कंसंट्रेट। वो कह रहे कंसंट्रेट नहीं कर पाए मैम। कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे? अगर भूख लगेगी तो नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ नहीं, वो लड़का साफ कह रहा है जी, साफ कहना, सुखी रहना। मैम जी भूख लगेगी तो दिमाग में कुछ नहीं चलेगा मैम। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि थोड़ा अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब समझते हो? जैसे कि 5 पराठे खा के आना, 1 गिलास लस्सी पी के आना, 2 सेब खा के आना। अच्छा और नींद आएगी? तो फिर तुम कुछ खा के ही मत आना, क्योंकि वैसे तुम बहुत तगड़ी हो। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं। जनरली स्पीकिंग एनी नंबर इन ब्रैकेट आफ्टर सेक्शन इज रीड एज सब सेक्शन, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, समटाइम इट मे बी रीड एज क्लॉज। बच्चों मुझे यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत? अब ये स्क्रीन पे जो ये नजर आ रहे हैं, देखो मेरा काम आपको क्या तो पढ़ाने का है ही, लेकिन उसके साथ हमारे पास क्यों भी होना चाहिए। जब हमारे पास हर किसी चीज की रीजनिंग होती है, क्यों हमें पता होता है, तो हमें पढ़ने में और मजा आता है। यस और नो? आपको पता चला सेक्टरल स्टैंडर्ड्स क्यों होते हैं, आपको पता चला सर्कुलर्स क्यों होते हैं, आपको पता चला शेड्यूल्स क्यों होते हैं, आपको पता चला रूल्स क्यों होते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? चलिए अब देखिए, अब हमने कहा एक बात बताओ, ये दिमाग खराब हो गया इनका। कंपनी एक्ट आया कौन से साल में?
2013 के तुरंत 2 साल बाद कहने लगी जी अमेंडमेंट आएगा, अमेंडमेंट एक्ट आएगा। हमने कहा ठीक है जी, एक्सेप्टेड। 2015 में आया। फिर कहने लगी जी 2017 में भी आएगा। फिर कहने लगी जी 2019 में भी आएगा। फिर तो इन्होंने हद ही कर दी 2020 में। अब भैया हमें कितना पढ़ना पड़ता है, थोड़ी दया करो ना। चेंजेस होते रहेंगे। तो मुद्दा ये उठता है कि ये इतनी रफ्तार से जो चेंजेस आ रहे हैं या ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्या कारण है, क्या लॉजिक है कि इतने सारे चेंजेस, इतने सारी अपडेशन आ रही हैं। और इन अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन, इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी चेंजेस आर देयर। एंड व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? भाई और बहनों ध्यान से सुनना, हमारा देश जो है वो अब बदलता हुआ देश है। हमारा देश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये बदलता हुआ भारत है, ये डिजिटल इंडिया है, ये इनोवेटिव इंडिया है, ये नया भारत है, ये युवा भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का भारत है। ये आप बोल रहे हो, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, मुद्दा ये उठता है, ये जो 15 के बाद ये क्या गड़बड़ हुई है। 2013 में एक्ट आया, 14 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 के बाद तो आग लगा दी इन्होंने। कैसे, जरा देखना स्क्रीन पे। हाँ जी, उसके बाद तो इन्होंने तो आग ही लगा दी। भाई क्या हो गया 15 के बाद, सोचिए और समझिए। हाँ, 2015 के बाद ऐसे क्या हुआ कि बैक टू बैक चेंजेस, बैक टू बैक चेंजेस, बैक टू बैक चेंजेस, बैक टू बैक चेंजेस। ए तुम्हारे पास पुराने नोट है ना, वापस दो, नए लेके जाओ। ये सब क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर? हाँ, ये मोदी गवर्नमेंट के बाद सब चल रहा है ये। और भाई और बहनों ध्यान से सुनना, मुझे किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी से कोई प्यार नहीं है, मुझे लगाव है अपने देश से, अपने देश से। आई लव माई, ये मेरा, आवाज नहीं आती मैम, हम तो कनाडा में रहते हैं मैम, मतलब इंडिया कहने में दिक्कत होती है। आई लव माई, आवाज नहीं है, बताओ यार। अब एक बच्चा बोल रहा है आई लव माई कंपनी लॉ, और एक सहेली दूसरी से आई लव यू। ओ भैया सोच समझ के बोलना जरा इधर, ठीक है। तो अब सुन लीजिए ध्यान से, इट मीन्स ये जो चेंजेस हो रहे हैं, अच्छा ये तो चीज़ वहाँ पे बहुत चलती थी स्कूल में। स्कूल में क्या होता है कि आप प्लेश बोलते हैं, है ना, बोलते ना, बोला हमने आई लव माई इंडिया, बहुत अच्छा लगता है बोलने में। आगे जो बुलवाते हैं टीचर्स, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। भाई हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो अब हमें इंटरप्रिटेशन समझ में आती है। वहां पे कुछ शैतान बच्चे होते थे तो पीछे से बोलते थे एक्सेप्ट यू, तो वो समझ में आ जाता है कि कहानी क्या चल रही है। तो उस समय तो हम इंटरप्रिटेशन करते ही नहीं थे, इंटरप्रिटेशन तो हमें अब आई है ना, हम एक एक चीज के मायने समझते हैं। तो देखिए जरा इधर आइए, 2015, 2017, 2019, 20 और ये सीरीज अभी चल रही है। तो इसके रीजन क्या है, मैं आपको विद रीजनिंग, और अब हम थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करेंगे। ये जो चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ हमारे देश की वजह से नहीं हो रहे, हमारे देश को आगे बढ़ाने की वजह से हो रहे हैं। हमारा देश अगले लेवल पे जाए, हमारे देश की पहचान पूरे विश्व में हो कि हम भी हैं। हमारा देश इतना शक्तिशाली देश है कि अगर इसमें से पबजी की तरह थोड़ा फ़ोन भी कम हो जाए तो हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं, बहुत आगे, बहुत आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यंग इंडिया है, ये आप जानते हो। चाइना का देख लो आप, चाइना का देख लो आप, चाइना यंग नहीं है, इंडिया यंग है, जानते हो ना आप इस बात को, ठीक है। तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, है ना। तो अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि इतनी रफ्तार से चेंजेस हुए। सपोज करिए हमारे इंडिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड गए और अब्रॉड जाके कहा हम आपको न्योता देते हैं, आप हमारे देश में आइए, वहाँ पर आकर आप व्यापार करिए, आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। चले आए, कोई नहीं आया हमारे देश में, कोई नहीं आया। क्योंकि क्यों नहीं आया जरा सुनिए। थोड़ी देर के लिए आपको टॉम बना देती हूँ मैं, यू आर मिस्टर टॉम एंड आप रेजिडेंट हो कहाँ के, कनाडा के। मैंने कहा मिस्टर टॉम यू आर इन्वाइटेड इन इंडिया टू स्टार्ट योर देयर ओन वेंचर इन इंडिया एंड हम चाहते हैं आप हमारे देश में आओ और अपना पैसा निवेश करो, इन्वेस्ट करो। हमने इन्हें बुलाया, न्योता दिया। टॉम ने कहा बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। और टॉम सीधा प्रोफेशनल के पास पहुंचा और उसने कहा, टॉम ने, कि मुझे ये बताइए कि अगर मैं भारत में निवेश करूं तो भारत की रैंक कैसी है।
प्रोफेशनल से पूछी, प्रोफेशनल ने कहा अच्छा कि चेक करके बताते हैं। प्रोफेशनल ने रैंक चेक करी भाई साहब, 2015 के आसपास की बात बता रही हूँ, रैंक चेक करी। अब रैंकिंग होती है, रैंकिंग कैसे होती है, हमारे देश जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड की रैंकिंग होती है और उसमें लगभग 170 के आसपास कंट्रीज है, ज़्यादा ऊपर नीचे रेशो हो सकता है। और ये जो रैंकिंग करती है वर्ल्ड बैंक करती है। कौन करती है? वर्ल्ड बैंक। अब जब ये रैंकिंग होती है, ये जो रैंकिंग होती है 190 कंट्रीज है, सॉरी, जो रैंकिंग होती है वो 190 में होती है। और खुशी की बात ये बताती हूँ आपको कि 2015 में नीचे से बड़े अच्छे स्थान पे थे हम, नीचे से बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। तो मिस्टर टॉम ने तो साफ कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस इन इंडिया बिकॉज रैंक इज वेरी पुअर, रैंक इज। अब बताओ क्या करना चाहिए, क्या रैंक इंप्रूव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम इसकी डीप स्टडी अगर करें तो ये रैंक बनती किस बेसिस पे है? एक्चुअली रैंक को बनाने के लिए जो स्कोर बनता है बच्चों, उसके 10 टॉपिक्स होते हैं। कितने टॉपिक्स होते हैं? 10 टॉपिक्स होते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी वर्ल्ड बैंक किस तरीके से रैंक बनाता है। 10 टॉपिक्स होते हैं और हर टॉपिक का अपना अलग ही वेटेज है, अलग ही वेट होती है। और वो 10 टॉपिक में ये टॉपिक्स आपके सामने नजर आएंगे। जैसे पहला टॉपिक है स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आप हिंदुस्तान आके बिजनेस करना चाहते हो, आप इंडिया में आके अगर बिजनेस करना चाहते हो, तो आप जो बिजनेस करना चाह रहे हो वो बिजनेस कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगा? स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्या बोला मैंने? स्टार्टिंग अ बिजनेस। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस अक्रॉस बॉर्डर। ये इस तरीके से टोटल 10 पॉइंट है और हर एक पॉइंट का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। डीप प्रोविजन है, आज की क्लास में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा, अभी मैं वो बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, कहाँ से हमने शुरू करी। सबसे पहले हमारी इंस्टीट्यूट चाहती है कि हम क्या बन जाएं? एक्सपर्ट। किस किस चीज़ में? कंपनी एक्ट, इट्स शेड्यूल्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। कितने नंबर का पेपर है? 100 नंबर का। कितने चैप्टर हैं? 23। उसी के साथ साथ हमने पढ़ा यहाँ पे शेड्यूल्स क्या होती है टोटल, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7 शेड्यूल्स, नोटिफिकेशंस एंड उसी के साथ सर्कुलर्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, आरओसी एंड आरडी। उसी के साथ साथ टोटल हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7। ठीक है, विद लॉजिक मैंने आपको चीज़ें क्लियर करी। अब आपका 10 मिनट का ब्रेक है और पानी वगैरह या कुछ आप स्नैक्स लेना चाहते हो ले सकते हो, उसके बाद फिर से आपकी क्लास है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों, थैंक यू। यस लाइव स्टूडेंट्स, फिर से हम क्लास लेंगे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट आप खाइए पिए, रेस्ट करिए और 10 मिनट बाद वापस आ जाइए।